हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। यार आज हम डिस्कस करेंगे गेट में आपका जो एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जो आपका 15 मार्क्स का पोर्शन होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, उसका कंटेंट क्या होता है, इंग्लिश के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी, ठीक है। उसका पैटर्न और वेटेज, उसकी मार्किंग स्कीम और नेगेटिव मार्किंग, उसकी स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसका स्टडी मटेरियल और रिसोर्स बुक्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। फिर इससे पहले हम स्टार्ट करें, एक बार समझ लेते हैं कि जो एप्टीट्यूड के पोर्शन के जो एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स होते हैं आपके गेट में, ये आपके किस तरीके से काम आ सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर जैसे मान लो आपका जो गेट स्कोर है, कट ऑफ से आप थोड़ा सा शॉर्ट रह जाते हो, 8 से 10 नंबर आप कट ऑफ से शॉर्ट हो, ठीक है। तो अगर एप्टीट्यूड में अगर आपके 10-12 नंबर आ जाते हैं, एप्टी के पोर्शन में अगर आपके 10-12 नंबर आ जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ आराम से मैनेज हो जाएगी। मतलब देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में कई बार क्या होता है, जो कट ऑफ स्कोर होता है वो 25 मार्क्स के अराउंड रहते हैं। तो अगर मान लो आपके फिजिक्स में केवल ही 15-17 नंबर आ रहे हैं, इफ यू जस्ट मैनेज 15 और 17 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन योर गेट स्कोर, तो अगर एप्टी में आपके थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो, आपके 10-12 नंबर आ जाते हैं, तो आपका बड़े आराम से आपका गेट क्वालिफाई कर हो जाएगा। आप समझ रहे हो। अगर आपका गेट आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसमें अगर आप गेट के 10-12 मार्क्स एक्स्ट्रा और ऐड कर दो, देखो गेट ऐसा एग्जाम है कि फ्रैक्शन मार्क की वजह से भी आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर ऐसे में अगर आपके स्कोर में 10-12 एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं, तो आपकी रैंक बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छा सेक्शन है, इसको अच्छे से थोड़ा टाइम देकर डेली कर लेना चाहिए। एक फटाफट पैटर्न देख लेते हैं, गेट का पैटर्न क्या है, ठीक है। आपका जो गेट का एग्जाम है, इसमें 65 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, वेटेज होती है 100 मार्क्स, और एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है इसके 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है, ये जनरल एप्टीट्यूड 2010 में इंक्लूड किया गया था गेट में। अच्छा, एप्टी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे एक साथ दिए होते हैं आपको, मतलब स्प्लिट नहीं होते, आपको बैक टू बैक सारे क्वेश्चन दिए होते हैं एक जगह पे। क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स से होते हैं और वर्बल एबिलिटी से होते हैं। वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश कह सकते हैं आप, ठीक है। तो पुट इट सिंपल, क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं, इंग्लिश से होते हैं। जो मैथ्स की वेटेज होती है वो होती है 10 मार्क्स, और बचे हुए 5 मार्क्स ये आपकी इंग्लिश की वेटेज होती है। ये वेटेज होती है इंग्लिश की। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक नंबर के, तो 5 मार्क्स, और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, 10। तो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स की आपकी वेटेज होती है। इसकी मार्किंग स्कीम, इसमें जो एक 1 मार्कर के जो एमसीक्यूज होते हैं, उसमें नेगेटिव होती है 1/3। यानी अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो आपका जो नेट स्कोर होगा उसमें से 0.33 मार्क्स आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें 2/3 नेगेटिव होती है, यानी एक इनकरेक्ट रिस्पॉन्स से, गलत आंसर के आपके स्कोर से 1.33 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एप्टीट्यूड के कितने सेट्स बनाते हैं गेट में? गेट में एप्टी के कितने सेट्स बनाते हैं? तो देखिए, हर एक शिफ्ट के लिए ईच शिफ्ट जो एक सेट होता है, एक शिफ्ट के लिए एक सेट होता है, तो टोटल जितनी शिफ्ट होती है उतने सेट्स ये लोग बनाते हैं। अब एक शिफ्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो, एप्टी का जो पोर्शन होता है वो सबका सेम होता है, ठीक है। अब अलग अलग शिफ्ट में जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें डिफरेंस कितना होता है, या यूनिफॉर्मिटी कितनी होती है, लेवल में कंसिस्टेंसी कितनी होती है, इसको हम एक प्रीवियस ईयर का एग्जांपल लेके हम अच्छे से समझ लेते हैं। यू विल हैव अ बेटर आइडिया। इसमें देखो यार, आपको ना गेट का फरवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको दिया कि कंटूर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपको मैप में लाइंस होती है ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो मैप की लाइंस को कंटूर लाइंस बोलते हैं, और सेम लाइंस हैविंग सेम हाइट, ठीक है। फॉलोइंग इज अ कंटूर प्लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल रीजन। लाइंस आर शोन है 25 मीटर इंटरवल, तो 2 लाइनों के बीच में 25 मीटर का गैप है। तो ये जो लाइन है, तो इस लाइन पे जितने भी एरिया होंगे सबकी हाइट होगी 575। फिर 25 मीटर का गैप आ गया तो इस लाइन पे 550,
तो इसमें हो जाएगी 525, ये 500, फिर 475। तो इस तरीके से जैसे अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो -25 मीटर के गैप पे लाइन की जो हाइट है वो उसमें डिफरेंस होकर चेंज आ रहा है। आपसे पूछा है स्टीपेस्ट पाथ कौन सा होगा लिविंग फ्रॉम पी। तो पी से अगर हम जाएं तो स्टीपेस्ट पाथ कौन सा होगा, P2 R होगा, Q होगा, S होगा या T होगा। स्टीप का मतलब समझते हैं आप? हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए स्टीप का मतलब क्या होता है। स्टीप का मतलब होता है खड़ी चढ़ाई या ढलान। ठीक है, तो खड़ी चढ़ाई या ढलान मतलब एकदम से हाइट का डिफरेंस हो। तो आपसे पूछा है कि स्टीपेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं पी से क्यू। तो सिंपली ये देखो कितनी लाइन है, 1 2 3, पी और क्यू के बीच में, और ये 4, ये क्यू होगा। 4 लाइन है, 4 लाइन मतलब 25 × 4, आपका जो हाइट में डिफरेंस है वो 100 मीटर हो गया। ठीक है, अगर आप पी से जा रहे हैं टी तक तो 1 2 और 3 लाइनें हैं। तो 3 लाइनों का मतलब है 25 × 3, दोनों के बीच पॉइंट के बीच में जो हाइट का डिस्टेंस है 75 मीटर हो जाएगा। अगर आप जा रहे हैं पी से एस तो इनके बीच में है 1 2 3, अगेन 75 मीटर, 25 × 3 75 मीटर। अगर आप जा रहे हो पी से आर तो बीच में कितनी लाइनें बढ़ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 लाइनें हैं, 2 लाइनों के बीच में 25 मीटर का गैप है, तो 175 मीटर आपका हो गया। स्टीपेस्ट पाथ कौन सा होगा? स्टीपेस्ट पाथ हो गया P2 R। आपको समझ में आ रहा है? एक और शिफ्ट में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इस तरीके से दिया हुआ था। लैंग्वेज सेम है, आपको कंटूर लाइंस दी हुई है। ठीक है, सेम लाइन का मतलब सेम हाइट, और 2 लाइनों के बीच में जो गैप है 25 मीटर का है। तो आपसे पूछा है कि अगर आप P से लेके आप Q पे जा रहे हो तो ये जो पाथ है ये कौन सा होगा। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे तो हाइट कम होगी। ये 575 है, फिर 550, फिर 525, फिर 500, फिर 475। तो आप बाहर जा रहे हैं तो हाइट कम होगी, तो ये तो हो गया डाउन। फिर यहाँ से आप जब ऐसे जाओगे अंदर की तरफ जा रहे हो तो वापस हाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अप। और फिर यहाँ से सेंटर पॉइंट आ गया मैक्सिमम हाइट, इसके बाद आप नीचे उतरना शुरू कर देते हो तो ये फिर से डाउन हो गया। तो ये पाथ आपका क्या हो गया, ये हो गया डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो डाउन अप डाउन, ऑप्शन सी। एक और शिफ्ट में ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको कंटूर लाइन जो है आपको बोला है कि एयर प्रेशर को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो सेम लाइन पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और 2 लाइनों के बीच में 0.05 का प्रेशर का डिफरेंस होगा। आपको बोला है कि जो थंडरस्टॉर्म है इज गिवन बाय हाउ फास्ट एयर प्रेशर, किसी जगह पे एयर प्रेशर कितना तेजी से कम या ज़्यादा होता है तो वहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो आपको 4 जगह दी हैं, P R P Q R S। ठीक है, तो आपसे पूछा है थंडरस्टॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। थंडरस्टॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, इसको वीडियो को पॉज करके, तो वहाँ पे होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइनें पास करेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर में जो चेंज है वहीं पे होगा। तो जो Q है, Q के थ्रू कोई भी लाइन पास नहीं करती, Q को टच करते हुए 3 लाइनें निकल जाती हैं, तो यहाँ पे प्रेशर में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। यहाँ से सिर्फ S से सिर्फ एक लाइन पास हो रही है, ये वाली, तो यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है तो सेम प्रेशर रहेगा। यहाँ पे P में जो है एक ये और एक ये 2 लाइनें पास हो रही हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया है 0.05 का हो जाएगा। लेकिन R में अगर आप देखो तो 1 2 3 4 लाइनें हैं, 5th वाली टच होकर जा रही है, तो 4 लाइनें हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो है प्रेशर में यहाँ पे चेंज होगा। तो थंडरस्टॉर्म आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं पे होगी R पे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और शिफ्ट में सेम क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था कि आपको कंटूर लाइन दी हुई है, सेम लाइन का मतलब सेम हाइट। ठीक है, सेम 25 मीटर का आपको हाइट में डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि फ्लड में जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है 525 मीटर तक। तो इनमें से कौन कौन से विलेजेस सबमर्ज हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे मतलब डूब जाएंगे पानी में, फ्लड में डूब जाएंगे। ठीक है, तो फ्लड में वो रीजन डूब जाएंगे जिनकी हाइट जो है
वो लेस देन इक्वल टू 525 होगी, क्योंकि 525 मीटर का मतलब फ्लड है, यस और नो। तो देखो जो P है 550, ये 575 होगा, तो P की हाइट है 575, तो P तो डूबेगा नहीं। अच्छा, जो R है ये है 500, तो 500 से बाहर है, 500 से नीचे है, तो R की जो हाइट है वो लेस देन 500 है, तो R डूब जाएगा। S की हाइट है 450, S भी डूब जाएगा। T की जो हाइट है ये 500 है, और ये वाली जो लाइन है ये 525 से कम इसकी हाइट है, तो T भी डूब जाएगा। और जो Q है ये वाली लाइन है 525, ये 550, तो इन दोनों के बीच में यानी 525 से ऊपर है, Q डूबेगा नहीं, तो आपका डूब जाएगा R, S और T, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख लेना डेटा, अगर आपको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से आप जो लेवल है, जो क्वेश्चंस का अलग अलग शिफ्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि IITs बनाती हैं तो पेपर को अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो डिफरेंस सेम रखते हैं ताकि नॉर्मलाइजेशन में उनको प्रॉब्लम ना हो। जो क्वांट का पोर्शन होता है उसके सिलेबस की अगर बात करें तो एक तो क्वांट का पोर्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ये लोग थोड़ी सी आपसे कैलकुलेशन करवाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी दिया जाता है, तो आप कैलकुलेशन के लिए इट्स नॉट अ हेडेक और अ बिग डील, ओके, नो नीड टू वरी अबाउट कैलकुलेशंस। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, रेशियो से आते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, एलिगेशन, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेन्स, बोट्स, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, DI के क्वेश्चन, एक DI की केसेट पक्का रहती है गेट में, और जनरली 2 मार्क्स में होती है, तो ये पोर्शन तो आप पक्का मान के चलो, ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स होता है आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन मिला के भी क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, सिलोगिज्म और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है, लोगरिथम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, कभी कभी ये आपको मिलेगा देखने को, जनरली इन्हीं टॉपिक से, ऊपर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलेबस ऑफ वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी मतलब जो आपका इंग्लिश का पार्ट होता है वो वाला पार्ट, इसमें आपकी थोड़ी सी आपको इंग्लिश ग्रामर में टेस्ट करते हैं, थोड़ी सी मतलब आपको टेंसेस की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, टेंसेस की, प्रेपोजिशंस, वावल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और मोडाल्स, इतना आपको ऊपर से आना चाहिए, तो आपको इससे ज़्यादा आपको टेस्ट नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का होता है आपके वर्बल सेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में या तो आपको ग्रामर में टेस्ट करते हैं या फिर आपको वोकैब पे टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन आगे डाल दिए प्रीवियस ईयर के, उसमें देख लेंगे। एक क्वेश्चन आपका वर्बल एनालॉजी से हो जाता है कभी कभी, और एक क्वेश्चन आपका वर्बल रीजनिंग या वर्बल डिडक्शन से होता है। ये क्वेश्चन एक आमतौर से आप फिक्स ही मान के चलो, 2 मार्क में ये क्वेश्चन आपको दिया होता है, ठीक है। एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के समझ लेते हैं। ये आपका गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वर्बल रीजनिंग का इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन था। तो आपको एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ 5 लाइन का, एंड बेस्ड ऑन दिस पैसेज आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप इससे लॉजिकली क्या इन्फर कर सकते हैं। अब ये है इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फेरेंस का मतलब होता है कि आप इससे क्या डिडक्शन निकाल सकते हो। डिडक्शन का मतलब होता है आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। मतलब ये चीज़ आपको डायरेक्टली पैसेज में आपको मेंशन नहीं की होगी, आपको खुद से पैसेज पढ़ के ये चीज़ इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो आपको निकालनी होगी कि ऑथर क्या कहना चाहता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको ना एलिमिनेशन से करते हैं, मतलब आप गलत ऑप्शंस को हटा दो और लास्ट में जो सबसे सही, सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो उसको आप ऐसे आंसर मार्क कर दो। तो इसमें आप देखोगे कि आप पैसेज ठीक से पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि कल्चर और ट्रेडिशन की इसमें कहीं कोई बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन इनवैलिड है। अच्छा, कोरल रीफ के डिक्लाइन और उनके वैनिश होने की भी कोई बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन सी भी इनवैलिड है। हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी वुड लीड टू एन इंक्रीज इन टूरिस्ट कमिंग टू द रीजन, ये ऑप्शन सही है। और रीजन विल बिकम क्राउडेड एंड पॉल्यूटेड ड्यू टू टूरिज्म, ये ऑप्शन इससे ज़्यादा सही है। तो जो ज़्यादा सही होता है उसे हम ऐसे आंसर मार्क कर देते हैं, जो कम सही होता है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसको आप एक बार अगर पॉज करके करोगे, पैसेज पढ़ देना, ऑप्शन बी होगा इसका। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2 मार्क में। ये 2 क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें आजकल ना डायरेक्ट वोकैब बिल्कुल नहीं पूछते हैं लोग,
एक टाइम था 2010, 11, 12, उस टाइम पे डायरेक्ट पूछते थे। आजकल ये क्या करेंगे, आपको सेंटेंस में आपको कंटेक्स्ट दे देंगे एंड दे वांट यू टू गेस द प्रॉपर वर्ड फॉर इट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप कंटेक्स्ट देखो कि डैश, हर डैश शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद हर मिसलीनियस, ठीक है। शी इज एवर विलिंग टू असिस्ट दोज इन नीड। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल इंग्लिश है, ये सब लोग समझ लेंगे कि शी इज एवर विलिंग टू असिस्ट दोज इन नीड, तो जिनको जरूरत होती है उनकी हमेशा हेल्प करती है वो। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा, ये जो कंटेक्स्ट है इससे ऑपोजिट उसका मीनिंग है, इसीलिए उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो देखो, ग्रेटनेस, अगर ग्रेटनेस होता तो यहाँ पे ये क्यों बोला जाता कि मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, शी इज एवर विलिंग, तो ग्रेटनेस तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पंक्चुअलिटी का कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, और क्लीनलीनेस का भी कोई मतलब नहीं है। तो बचा खाली फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो भी आप रीजनिंग आपने लगाई, यू एंड अप विद ऑप्शन सी, ठीक है। वैसे मिजरीनेस का मतलब होता है कंजूसी, ठीक है। इसका मतलब होता है कंजूसी। और फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कि मतलब आप जो इकोनॉमिकल, जो फालतू में पैसे को वेस्ट ना करे, उसे फ्रूगल बोलते हैं, ठीक है। ये फरवरी 2020 का क्वेश्चन है, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, तो दोनों है, तो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स। तो या तो आपको वोकैब पे टेस्ट करते हैं या फिर जैसे ये क्वेश्चन है आपको ग्रामर पे टेस्ट करेंगे। तो व्हाइल आई अग्री डैश हिज प्रपोजल दिस टाइम, कॉमा आई डू नॉट ऑफन अग्री डैश इट। तो यार ये अग्री का इन्होंने प्रपोजिशनल यूज पूछ लिया है कि अग्री, अगर प्रपोजल या आइडिया की बात करें तो अग्री को कैसे यूज करना होता है, और अगर पर्सन या किसी बंदे की बात करें तो अग्री कैसे यूज होता है। अगर प्रपोजल के साथ एग्री को यूज करना है तो एग्री टू यूज करते हैं, और पर्सन या किसी मतलब बंदे के साथ अगर अग्री होते हैं तो हम बोलते हैं कि अग्री विद। तो अग्री विद ही होगा यहाँ पे, और प्रपोजल की बात करें तो एग्री टू हो जाएगा। तो टू और विद ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। प्रिपेयर कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए यार, आपको कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सारे बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स मतलब आपने थ्योरी कंसेप्ट एक बार पढ़े हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास हो, ठीक है। आपने एक ब्रीफ नोट्स बना लिए होंगे, फिर उसको, उसकी एप्लीकेशन पार्ट आप समझने के लिए आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लो अच्छे लेवल के, ठीक है। तो आपको यही करना है बस। तो इसमें क्या करो, आप टॉपिक वाइज प्रोसीड कर लो सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आप कोई भी एक अच्छा टॉपिक उठाओ जो आपको करना हो, उसके थ्योरी कंसेप्ट से गो थ्रू हो जाओ किसी भी अच्छे सोर्स से। अच्छे सोर्स मतलब इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप उठा सकते हो, कोई अच्छी बुक आप उठा सकते हो, आप इंटरनेट से देख सकते हो, आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके आप ब्रीफ नोट्स बनाओ, मतलब आपके एक पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए। तो छोटे नोट्स होते हैं, पढ़ने में बहुत इफेक्टिव होते हैं, आपको रिवीजन भी आसान रहता है, और खाली आप की पॉइंट्स ही आप रखते हो उसमें। तो नोट्स जितने हो सके आप प्रिसाइज रखिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओ सीधा। तो क्वेश्चन से आपके जो नोट्स हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा, उसके एप्लीकेशन पार्ट आप सीख जाओगे। डेली प्रैक्टिस करो, और इंग्लिश और क्वांट दोनों की प्रैक्टिस करो। डेली 45 मिनट्स दे दो, आपका काम हो जाएगा। एप्टी पोर्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा विद टाइम। एग्जाम वाले दिन इस चीज को कैसे हैंडल करना है, इसमें देखो यार, अब इसको अलग अलग हेड्स में देख लेते हैं। अगर टाइम की बात करें, एग्जाम में आप ओवरऑल 20 मिनट्स इस पोर्शन को दे सकते हो, ठीक है। एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लो ताकि आप कहीं पे हैंग ना हो, तो आपका टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर जो क्वेश्चन बचते हैं थोड़े बहुत, उनको आप थोड़ी सी रीजनिंग और कैलकुलेशन लगा के, स्क्रीन पे जो कैलकुलेटर दिया होता है उसको यूज करके आप उनको कर लो। इसको अटेम्प्ट कब करना चाहिए, इसको अटेम्प्ट करने से सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इसको बीच में करो, एग्जाम के बीच में आप इसको करो। जाते शुरू में एप्टीट्यूड करोगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप हो सकता है पैनिक हो जाओ, सारे क्वेश्चन ना भी बने। इस क्वेश्चन को अगर आप एंड में करेंगे तो एंड में प्रेशर में जो है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो एंड में आप ज़बरदस्ती इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट है आप बीच में करो, आप अपना सब्जेक्ट करो, जो सब्जेक्ट से 1-1.5 घंटे बाद आप सेचुरेट हो जाओ, यू कैन स्विच ऑन टू एप्टीट्यूड पोर्शन। आपका मूड फ्रेश होगा, आपको चेंज मिलेगा, और ये पोर्शन भी आप अच्छे से कर पाओगे। इफ़ यू आस्क फॉर स्टडी मटेरियल और बुक्स, तो यार ये वाली जो बुक है रीजनिंग और एप्टीट्यूड की,
इट इज़ बाय मिस्टर नेम सिंह। तो ये अच्छी बुक है, बेसिक्स के लिए आप इसको कर सकते हो। बेसिक्स के लिए इट्स अ डूएबल बुक। ये बुक थिंक विदाउट इंक ये भी कर सकते हो, ये बुक भी बेसिक ही है। इससे ये है कि आप बिना पेन का यूज़ किए हुए आप थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को कैसे कर लो, बिना आप जल्द मतलब मेंटली कैसे सोल्व कर लो, तो मुझे अच्छी लगती है। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। एडवांस लेवल के लिए आप अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर सकते हो, ठीक है, या सर्वेश कुमार वर्मा की क्वांटम गाइड कर सकते हो। लेकिन ये बुक्स जो है बहुत ही बल्कि बुक्स हैं, तो आपको अगर आप रियल में आप पैशनेट हो एप्टीट्यूड को लेकर, तो यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स। ओके गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।